हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंकिंग के बेसिक से जो 2 लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए थे, होप्स हो वो आप तक पहुंच चुके हो और आप लोगों ने उनको एक्सेस भी कर लिया हो। और उन दोनों लेक्चर को एक्सेस करने के बाद आपने फाइंड आउट किया होगा कि सर मेजर कुछ हुआ नहीं है उतना। एक छोटे से टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, कॉल्ड एज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो बैंक की इनकम है। अगर वो सेम फाइनेंशियल ईयर में लाई कर रहा है तो वो सर 1 साल की इनकम है। लेकिन सेकंड केस, सर अगर ऐसा हो रहा है क्या कि बिल डिस्काउंट करवाया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में और वो रिन्यू होना है या वो मैच्योर्ड होना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो सर फिर ना हमें एक टॉपिक निकालना पड़ेगा, कॉल्ड एज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ध्यान है, मुझे लास्ट लेक्चर में जाते वक्त मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवा के गया था कि 4 अलग अलग बिलिंग डेट्स था, ड्यू डेट्स था, उनका अमाउंट था, रिबेट्स था। सो प्रैक्टिस पर्पज से मैं एज्यूम करता हूं कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। दैट्स वाई आप उसका आंसर तो देखो मैच कर नहीं पाएंगे, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपको खुद को भी पता था कि आपने क्या किया। लेकिन वैसा वैसा सर आज एक क्वेश्चन और करेंगे ना, तो फिर उस क्वेश्चन को लेकर ना आप क्लियर हो जाएंगे कि वो आपने ठीक किया हुआ था कि वो आपने गलत किया हुआ था। तो सर टुडे इट्स टाइम कि हम सर अपने स्टडी मैट को प्रेफर करें और स्टडी मैट से अपने क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें। तो स्टडी मैट की अगर आप बात करते हैं ना, तो चैप्टर आप फाइंड आउट कर लेना कि चैप्टर नंबर कौन सा है, अपने को नहीं पता, लेकिन यूनिट जो आप आज कवर कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में ना अपने को उस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो टॉपिक आप करने की ट्राई कर रहे थे। तो कंसीडर करें आज के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको आज क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, वो आपको मिलेगा मेरे लेटेस्ट स्टडी मेट के अकॉर्डिंग पेज नंबर 8.70 से ये वाला यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर तो यहां से क्लियर हो गया क्या कि सर हमारा जो चैप्टर नंबर है वो भी क्या है 8। पेज नंबर 8.70 से हमारा ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है। यूनिट का नाम आप देखेंगे ना तो है सम स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, सम स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक्स, ठीक है ना। और वो स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या है? वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, या फिर बिल्स फॉर कलेक्शन, या फिर बिल्स फॉर कलेक्शन, या फिर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड गारंटी, एंड गारंटी। सर दीज आर द स्पेशल टर्म्स, और भी होंगी, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का हम थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट समझ चुके हैं कि क्या हो रहा था उसमें। आज बस अपने को उसके थोड़ा सा परफेक्ट बनाना है, ताकि सर कल को या तो इसका छोटा क्वेश्चन आए या फिर ये बड़े क्वेश्चंस में छोटे पॉइंट बनकर आए, हम बड़े आराम से उसको क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। तो चलो जी, विदाउट रिवाइजिंग द कंसेप्ट आज आप सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर रहे हैं और देखें कि कौन सा क्वेश्चन हमें यहाँ से आज करना चाहिए। 1 मिनट रुके, मैं फाइंड आउट कर लूँ और फिर हम देखते हैं। पेज नंबर 8.70 मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है जी। तो हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 4 तक 4 एग्जाम्पल हमारे पास है अबाउट टॉपिक नंबर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। फर्स्ट 4 एग्जाम्पल में से क्विकली बेसिस पे मैं 2 या 3 आपको करवाने की ट्राई करता हूं, उसके बाद आप अपने आप से करेंगे। चलो जी, तो आज के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, और ये हमारा सर लाई कर रहा है पेज नंबर 8.71 पे, पेज नंबर 8.71 पे। ये रहा जी अपने क्वेश्चन वाला एरिया, पेज नंबर 8.71, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए क्या करने हैं क्वेश्चन में। फ्लोविंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओवरसीज बैंक एज एट 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। मैं अपना ट्रायल बैलेंस आपको दे रहा हूं, मैं उसका एक्सट्रैक्ट आपको दे रहा हूं। चेक करें क्या है उसमें, बिल डिस्काउंटेड 12,64,000। चलो जी, डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में है। इस बात से ये मतलब होता है क्या कि सर इन्होंने एक एसेट्स क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही वेरियस कस्टमर इनके पास आया होगा, बिल डिस्काउंट करवाया होगा, इन्होंने टोटल जो अमाउंट है बिल डिस्काउंट का वो है 12,64,000। यानी इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट वाइज 12,64,000 रुपए के बिल डिस्काउंट किए हैं। आपको बताना है क्या कि कस्टमर के अकाउंट में क्या 12,64,000 क्रेडिट हुआ होगा?
नहीं सर, कस्टमर के अकाउंट में 12,64,000 में ही 12,64,000 में से कुछ डिस्काउंट होगा, रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है जी। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नोट ड्यू ऑन 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2010 की बात है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 22,160, क्या लगता है ये क्या है हमारे पास? ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये हमारे पास सर इस क्वेश्चन में है कितना? 22,160। चलो जी डन। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,05,708 ड्यूरिंग द ईयर, इनको डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुए वो कितना हुआ है? 1,05,708। को यूज होगा तो बाद में देखेंगे, अभी के लिए चलने देते हैं। एन एनालिसिस ऑफ द बिल डिस्काउंटेड इज एज फॉलो, जो एनालिसिस है वो क्या है अबाउट बिल डिस्काउंटेड? वो कुछ ऐसा है क्या? अमाउंट दे रखा है पहले कॉलम में आपको, ड्यू डेट दे रखी है, रेट ऑफ डिस्काउंट भी दे रखा है। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, एक काम आपको क्या करना है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना है, और दूसरा काम आपको क्या करना है? सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सर यही क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एक मैंने करवाया था रेफरेंस बुक से, एक मैंने आपको एज एन होमवर्क दिया था अपना बनाया हुआ सस्ता सा क्वेश्चन, और वैसा ही सर तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम ये मानेंगे कि सर इन 2 लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस करने की ट्राई की है वो हमें समझ आ गए हैं। चलो जी चेक कर लेते हैं। अगर आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना है ना, तो अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की हेल्प से वापस रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला काम हम करते हैं क्या? ड्यू डेट, कि सर इन बिल का ड्यू डेट कब आ रहा है। अगर इन बिल का ड्यू डेट, ये एनालिसिस कब का है? ये क्वेश्चन आपका है 31 मार्च 2011 तक का, ये क्वेश्चन आपका है 31 मार्च 2011 तक। बड़ा गोल्डन सा रूल है सर, किसी भी बिल का ड्यू डेट, किसी भी बिल का ड्यू डेट अगर 31 मार्च 2011 से पहले का है, अगर 31 मार्च 2011 से पहले का है तो उसके ऊपर सर रिबेट का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। अगर ड्यू डेट 31 मार्च 2011 के बाद फॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? सर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्वेश्चन में होगा। चेक कर लें। पहला बिल है सर, ड्यू डेट गिवन है, ध्यान रखना, डेट ऑफ राइटिंग द बिल नहीं है, ड्यू डेट आर गिवन। तो पहले बिल का सर जो ड्यू डेट है वो है 5 जून 2011। अमाउंट लिख लेते हैं, रेट भी साथ में ही लिख लो, और एक अपने को निकालना क्या था? नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च 2011। ठीक है ना, उसके बाद तो सर अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। उसके बाद चेक किया जाए क्या? 5/6/2011 रेट ऑफ डिस्काउंट में आ जाएगा सर 14%, अमाउंट में आ जाएगा 1,40,000, और वो बात की बात है। सेकंड बिल आपका ड्यू हो रहा है सर 12 जून 11 को, ये बिल है आपका 4,36,000 का, ये बिल भी आपका 14% का है। तीसरा बिल सर आपका 25 जून 2011 को फॉल हो रहा है, 2,82,000 इसका अमाउंट है और 14% इसका ROI है। और फोर्थ बिल आपका सर 6 जुलाई 6, 25, 12 और 5, ठीक है, 6 जुलाई 2011 को है सर। इस बिल का अमाउंट है कितना? 4,06,000। दिस टाइम अराउंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 16% है। तो सर इतना सही तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहां से अपने को क्या निकालना है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? इस क्वेश्चन में मिसिंग है कि ये बिल कितने महीने का है। चलो अगर मुझे रिबेट निकालना है ना तो मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर मुझे टोटल इनकम भी निकालनी होगी ना तो मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन चलो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्काउंट अगर नहीं पता तो नहीं पता कौन सा बिल कितने महीने का था। क्या मैं बड़े आराम से नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च निकाल सकता हूं? यस सर निकाल सकते हैं। ये रहा 5 जून, यहां पर मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं, आप लोग अपने एंड पे भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ज्यादा उसमें हेक्टिक नहीं होने का अपने को। 5 जून सर, 5 जून का मतलब सर अप्रैल के 30 दिन ले लूं, मई के 31 दिन ले लूं और जून के बचे कुचे 5 दिन ले लूं। चलो जी 31 और 30, 61 और 5 कितना? 66। किस किस को लगता है कि 66 ही आ रहे हैं? अप्रैल के 30, 31 मार्च के बाद लेना है। क्यों? जो 31 मार्च से पहले का टाइम था वो तो सर लास्ट ईयर की इनकम है ही, बात खत्म। रिबेट कहां राइज हो रहे हैं? नेक्स्ट ईयर को लेकर। तो 5 जून सर, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 5, 31 और 30, 61 और 5, 66। चलो जी सर यहां से आगे जाना तो आसान है, 7 दिन का फर्क है तो 66 + 7 कितना हो जाएगा? 73 डेज। सर यहां से लेके यहां जाना भी आसान है, 13 तो कितना आ जाएगा?
12 और 25 13 86 डेज, कंफ्यूज नहीं हो जाने हैं। मुझे 31 मार्च से लेकर यहां तक के दिन गिनने हैं 86, 31 मार्च से यहां तक के दिन गिनने हैं 73, 31 मार्च से यहां तक के दिन गिनने हैं कितने 66, और 31 मार्च से मुझे यहां तक के दिन गिनने हैं। तो आप गिनो तो 5 ये मिलेंगे, 6 ये मिलेंगे, 11, 86 और 11 कितना हो जाएगा 97। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 6 जुलाई तो सर अप्रैल के आ जाएंगे 30, मई के आ जाएंगे 31, जून के आ जाएंगे 30, जुलाई के आ जाएंगे 6। चेक करो 97 हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर 97 हो रहा है। डन। चलो जी, उसके बाद क्या निकाला जाए? उसके बाद अब मुझे दिन पता चल गए हैं, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? अनअर्न्ड डिस्काउंट। यस सर, बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं क्या? अनअर्न्ड डिस्काउंट। डन। क्या कैसे निकलेगा सर? 1,40,000 का 14% और कितने दिनों का? 66 दिनों का। बोलो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, बड़े आराम से आ जाएगा। 4,36,000 का 14% और कितने दिनों का? सर 73 डेज। उसके बाद 2,82,000 का कितने परसेंट? 14% और कितने दिनों का? दिन सर यहां मिल जाएंगे 86। और उसके बाद 4,06,000 का 16% और कितने दिनों का? 97 डेज का। चलो जी, रिकॉल कर लो। क्या आपको बात समझ आ गई कि हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं? सर इस बात को अब आप सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट मेरे साथ साथ आप भी कर सकते हैं, और वहां से मुझे बता भी सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट आपने गलत कर दिया। 1,40,000 का 14% दैट इज 19,600 इंटू 66 डिवाइड बाई 365। तो सर ये आ जाएगा मेरे पास 3544, ये आ जाएगा 3544। अपोजिट सर सेकेंड टाइम 4,36,000 का 14% और कितने दिनों का सर? 73 दिनों का। तो डिवाइड बाय 5 भी मैं कर सकता हूं, 12,208। उसके बाद सर 2,82,000 का 14% 39,480 कितने दिनों का सर? इंटू 86 डिवाइड बाई 365 दैट इज 9,302। और उसके बाद फाइनली 16% है इस बार, 4,06,000 का 16% 64,960 इंटू 97 डिवाइड बाई 365 ये आ जाएगा सर 17,263। 17,263 दिस इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, जो उसने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था। 17,263 17,263 प्लस मैं कर रहा हूं इसमें 9,302 प्लस मैं कर रहा हूं 12,208 और प्लस मैं कर रहा हूं इसमें 3,544। तो सर ये मेरा निकल कर आ रहा है 42,317। ये निकल कर आ रहा है अपना कितना? 42,317। तो ध्यान करें, वापिस से पढ़ें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। निकल गया है सर। एंड सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री, साथ साथ में आपको जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो क्यों है सर ये वाला जो टेबल है ना, अब इसके लिए कोई मेरे लिए यूजफुल नहीं है। अगर मैं इस चीज को यहां पर लिख दूं कि ओपनिंग था इतना और क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये है सर अपने पास कितना? 42,317। चलो जी, पहला काम हो चुका है कि आपने को निकालना था क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और सेकंड टाइम सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री वाले पोर्शंस के लिए सर आप अपने स्पेस को क्या कर रहे हैं, यहां से फ्री कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री को करना हम क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी, एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी सर 1 अप्रैल 2010 को, फिर कुछ एंट्री होगी ड्यूरिंग द ईयर्स, फिर आप एक एंट्री करेंगे 31 मार्च 11 को, फिर आप एक एंट्री करेंगे 31 मार्च 11 को। यही काम हो रहा था ना। पहली एंट्री आप हमेशा क्या कर रहे थे? पहली एंट्री आप कर रहे थे कि सर ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड, बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू। ध्यान है ना, अपन ने क्या किया था सर? ये पैसा अपन ने अपने कस्टमर को दिया होगा और उसमें से कुछ अपन ने अपनी क्या रख ली होगी? टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी, फाइंड आउट कीजिए अमाउंट कितना है। टोटल बिल डिस्काउंट बंदा कह रहा था हमने करवाया 12,64,000, 12,64,000 ये है टोटल अमाउंट। लेकिन सर इस 12,64,000 में से बंदा कह रहा है क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,05,708, 1,05,708। तो सर क्या जो रिमेनिंग बच गया होगा? 12,64
कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, 1264 माइनस 1,05,708, ये हो गया सर मेरे पास 11,58,292, 11,58,292, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो थोड़ा मोटा मिसमैच हो जाए, तो कोई इसमें ज़्यादा हेक्टिक सा होने की जरूरत नहीं है हमें। सर हमें ना कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने हैं। आपको पता है ये भी 11,58,292 है, क्या पता मैं 11,58,292 ऐसे भी लिख सकता हूं। अब तुम लोग इतना तो मुझे जानते ही हो, अपने नाम का ये भी क्या है सर, 11,58,292। तो उस बात का मतलब एक ही बात है कि अगर ऐसी भी कोई गलती हो जाती है तो जैसे आप वो कहते नहीं थे, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना। तो ये सर ऐसा चलता ही रहेगा, कभी तुम भूल चूक करते हो, कभी मैं करता हूं, तो सर इसमें कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। तो बिल डिस्काउंट किया गया था 12,64,000 का, जिसमें से कस्टमर को दे दिया 11,58,292 और डिस्काउंट और बिल डिस्काउंट हो गया कितना, 1,05,708। सर अब इसमें से, इस डिस्काउंट में से 1,05,708 में से सारा मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसमें से कुछ क्या है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, उसकी एंट्री करो सर। उसकी एंट्री अपन ने की थी क्या, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट कितना, 42,317 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 42,317, ठीक है। अब आप एक बार रिकॉल करें, क्या सर जो नेक्स्ट ईयर था क्या उसकी रिवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए? यस सर, उसकी भी तो रिवर्स एंट्री होनी चाहिए। इसका जो ये ओपनिंग रिबेट है ना 22,160, इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी सर, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। ये एंट्री है ना, वैसे तो सिंपल सी है सर, बड़ा कॉमन सा चल रहा है। अगर ये सैलरी की एंट्री होती ना तो आपको बिल्कुल आसान लगती, लेकिन ये कुछ वर्ड ऐसे आ रहे हैं बार बार, रिबेट, डिस्काउंट, डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, उसलिए वो थोड़ा सा रिपीटेंस की वजह से ना कभी कभी कंफ्यूजन सा हो जाता है। चलो जी, ओपनिंग रिबेट मेरा कितना था, 22,160। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू प्रॉफिट और लॉस काउंट। सर अब जो रिबेट का बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर कर दो पीएल में, तो कितना बचा होगा चेक कर सकते हैं। यस सर, ड्यूरिंग द ईयर हमने डिस्काउंट कमाया है 1,05,708 प्लस 22,160 ओपनिंग वाला माइनस कुछ उसमें से रिबेट है 42,317, तो ये आंसर आ रहा है सर मेरा 85,551। मैच करेंगे आंसर आपके बुक से, 85,551 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, 85,551, 85,551। सर इट इज नथिंग बट इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर लास्ट क्लास, जो आज हमने प्रैक्टिस करके इस बात को क्या कर दिया, यहां पर ओवर कर दिया है। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेके सोच लें कि क्या इस टॉपिक तक आपको कोई पॉइंट डिस्कस करना है, कुछ समझना है। चलो जी, एज्यूम कर रहा हूं नहीं, आप लोग कह रहे हैं नहीं सर नहीं, आगे चलो जबरदस्त तरीके से। चलो जी चला जाए फिर, मूव, इसको यहां से रिमूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक कंसेप्ट हमें ना आज और भी करना है भाई, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाएं। यहां से क्लियर है बात क्या कि क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ इलस्ट्रेशन सेकंड मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। ये रहा अपना इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। करें, कोई डाउट होगा तो हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, पहले आप बात करते हैं सेकंड की। दिस टाइम अराउंड करना क्या है वो चीज फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सर सबसे बड़ी बेसिक सी जरूरी चीज है कि ये तो पता हो कि सर करना क्या है। आफ्टर ऑल तो हमें करना क्या है, अनसर्टेन बैंक आस्क, चलो ये बैंक का नाम होगा ना, अनसर्टेन, अनसर्टेन बैंक आस्क यू टू पास जनरल एंट्रीज। वाह सर, अब भी तो की थी जनरल एंट्री, वही होने वाली है भाई, कुछ बदल नहीं जाएगा। अनसर्टेन बैंक आस्क यू टू पास जनरल एंट्रीज एंड सो द लेजर अकाउंट परटेनिंग टू, क्या बनाने हैं आपको सर, लेजर अकाउंट भी बनाने हैं आपको,
किस किस चीज का लेजर बनाने हैं। पहला काम आपको करना है सर जर्नल, सर वही रिपीट घिसा पिटा काम। और सेकंड टाइम आपको बनाने हैं क्या, इस बार लेजर। सर जर्नल एंट्री आती है तो लेजर आता है, और लेजर आता है तो जर्नल एंट्री आती है, बड़ा गोल्डन रूल है। तो जो हमें लेजर बनाने हैं सर वो बनाने हैं एक डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट आप बोल सकते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी इनकम वाला अकाउंट। कौन सा जी, इनकम वाला अकाउंट, ये बनाना है आपको। बना देंगे सर, इसमें क्या बताओ, क्या बात करते हैं ये। उसके बाद सेकंड बनाना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और साथ में पास करनी है सर कुछ जर्नल एंट्रीज। देखिए क्या कहते हैं, वाह। ऑन 31 मार्च 2011 अनसर्टेन बैंक हैड ए बैलेंस ऑफ ₹9 करोड़ इन द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर बंदे के पास रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का बैलेंस बच गया था, कितने करोड़, 9 करोड़। तो ध्यान है सर क्या होगा, 1 अप्रैल 11 को हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। अकाउंट बाद में ही बनाएंगे आप, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, और वो भी कितने करोड़, 9 करोड़, 9.00 लिख देते हैं, 9.00 करोड़। अमाउंट इन करोड्स, CRORES, अमाउंट इन करोड्स। ओके बात डन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ड्यूरिंग द ईयर, DTY, ड्यूरिंग द ईयर, क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अनसर्टेन बैंक डिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 करोड़। 4,000 करोड़ के बिल जो है ना वो डिस्काउंट किए गए हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपने लगाया है 18% पर एनम, और एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट कितना था, 73 डेज। सर लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई। 4,000 करोड़ के बिल आपने डिस्काउंट करवाए हैं, 4,000 करोड़ के बिल आपने डिस्काउंट करवाए हैं। कोई 60 दिन का होगा, कोई 70 का होगा, कोई 80 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 90 का होगा। सर हर एक को क्या मैं डिस्कस कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। तो इसीलिए बंदे ने ना लॉ ऑफ एवरेज का क्वेश्चन बना दिया। बंदा कहता है क्या भाई, आप 4,000 करोड़ का बिल डिस्काउंट हुआ, 73 दिनों के लिए हो गया, हर बिल ऑन एन एवरेज 73 डेज, वेटेड एवरेज लगा दिया बंदे ने अपने आप 73 डेज के लिए, और 18% पे। तो सर आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री तो सर अपने को पहले से ही पता है, क्या, बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड डेबिट, बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट 4,000 करोड़ टू, इसमें से सर कुछ पैसा अपने को हमारे कस्टमर का देना है, और कुछ पैसा हमारा बन गया क्या, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और बड़े आराम से सर 4,000 करोड़ का 18% 73 दिनों का, बोलो इतना इनकम आपने कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा, हाँ सर कमाया होगा। 4,000 का 18 मतलब 720, 720 का 5वां हिस्सा 144, तो 144, एक मिनट भाई दिन थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं, कैलकुलेटर पे ही कर लेता हूं, पता चले क्या, 4,000 का 18% और डिवाइड बाय 5, 144, थैंक गॉड ठीक आ रहा है अपना 144। तो सर कस्टमर के खाते में आपने कितना डाला होगा, 3856, कस्टमर के अकाउंट में क्या डाला होगा, 3856। डन सर, बिल्कुल आसान, वेरी वेरी आसान। उसके बाद सर रिबेट का कोई जिक्र है क्या, रिबेट का, रिबेट का जिक्र है या नहीं है, अब भी चेक कर लेते हैं। चलो भाई ये, उसके बाद ऑफ दीज बिल, इन बिल में से द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹600 करोड़, इसमें से 600 करोड़ के जो बिल है ना, ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर या कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2012। आपने अपनी तरफ से 4,000 करोड़ के बिल क्या कर दिए, डिस्काउंट कर दिए, और इस 4,000 करोड़ में से 600 करोड़ का बिल ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर ड्यू होगा, और 600 करोड़ के ऊपर रिबेट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सर दिन भी देखना पड़ेगा ना। आप अपना पहला ही कॉलम बनाते थे,
कि या डेज आफ्टर 31 मार्च, वो तो बता भाई। तो बंदा कहता है क्या, द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च कितना है, 36.5 डेज। बंदे ने बिल्कुल आसान बना दिया क्वेश्चन। एंट्री तो आपको पता ही है कि 31 मार्च 12 को एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अमाउंट कितना निकलेगा सर, 4000 करोड़ में से 600 करोड़ के बिल ऐसे हैं 18% के अकॉर्डिंग, और 31 मार्च के बाद जो दिन जा रहे हैं ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है उसका 36.5 बटे 365। तो ये आ जाएगा सर 600 का 18%, 108, 108 का 10वां हिस्सा 10.8 करोड़। कितने करोड़, 10.80 करोड़। अपने आराम से अपने मैथ के अकॉर्डिंग निकालोगे ना तो भी निकल जाएगा बड़े आराम से। एक एंट्री और कर दें सर, 31 मार्च 12 को बचा कुचा अमाउंट कहां भेज दो, बचा कुचा अमाउंट भेज दो सर पीएल में, किस नाम से, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और अमाउंट आप बता दो भाई कितना आएगा। मेरे अकॉर्डिंग सर 144 का इनकम एक था, प्लस 9 का इनकम एक है 153, 144 का इनकम एक है, 9 का इनकम एक है 153, 153 में से चला गया 10.8, तो सर ये आ गया हमारे पास कितना 142.2, 142.2। तो 142.2 चला जाएगा कहां पर, 142.2 चला जाएगा आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सर इस क्वेश्चन में काम नया नहीं किया, ये चारों एंट्री आपने पिछले क्वेश्चन में भी पास की थी, आपने इस क्वेश्चन में भी किया, बिल्कुल ही सेम है सर उस एक्सटेंट से तो, लेकिन बस अमाउंट निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। इसने इस बार लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई कर दिया, हमारा क्वेश्चन पहले से भी क्या हो गया, आसान। चलो जी, अब बंदे ने अपने से क्या पूछा था, पहला पार्ट उसका हो गया, दूसरा पार्ट बंदे ने अपने से पूछा था क्या कि लेजर बना दो। बोलो अब एक बात बताओ, आप लोग खुद सोच लो, क्या आपको लगता है कि मैं आपको समझाऊं कि लेजर कैसे बनेंगे? भाई आप मुझे समझा दो लेजर कैसे बनेंगे। चलो फिर भी आप बना रहे डिस्काउंट का, तो सबसे पहले मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया, सबसे पहले मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया कब, 1 अप्रैल 2011 को। और किस वजह से, बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, बी डिस्काउंट। कितना, वो भी सर 9 करोड़, 9 करोड़। उसके बाद क्या हुआ सर, लेजर पोस्टिंग हो गया सर इसका, इधर से आ जाओ। उसके बाद वापस आपने डिस्काउंट को क्रेडिट किया, इस बार रीजन क्या सर, बाय बिल डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर, रीजन क्या, बाय बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड, 144, इसकी भी लेजर पोस्टिंग हो गई सर। तीसरी बार फिर आपने डिस्काउंट को क्या किया सर, डेबिट, कब, 31 मार्च 12 को। रीजन क्या, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 10.80 करोड़। और उसके बाद सर आपने वापस डिस्काउंट को डेबिट किया, कब, 31 मार्च 12 को। रीजन क्या सर, नॉमिनल अकाउंट से पीएल में इनकम वाली साइड भेजो और अकाउंट को क्या करो, खत्म करो। 153 करोड़ और 153 करोड़। एक बार बता दो भाई, बात आसान थी कि नहीं थी? यस सर, बात वाज वेरी वेरी इजी। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट बना लो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट बना लो। क्या था सर, सबसे पहले इस रिबेट का बैलेंस होगा आपकी बुक में, सबसे पहले क्या होगा, इस रिबेट का आपकी बुक में बैलेंस होगा। और बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो जी होगा, बिल्कुल। रिबेट आपकी लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले सर इसका 1 अप्रैल 11 को आपके पास होगा बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने करोड़, 9 करोड़। और आपने क्या किया सर, पहली ही तारीख को उस रिबेट को डेबिट कर दिया, पहली ही तारीख को उस रिबेट को डेबिट कर दिया और भेज कहां दिया, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। खत्म सर, खत्म। इनकम में ट्रांसफर बात हो गई खत्म। सेकंड एंट्री में कोई रिबेट आया नहीं, थर्ड एंट्री में फिर रिबेट आया, थर्ड एंट्री में फिर रिबेट क्रेडिट हो गया। क्या, 31 मार्च 12 को, 31 मार्च 12 को रिबेट क्रेडिट हो गया। रीजन क्या था, बाय डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। कितना, वो भी सर 10.80, 10.80। तो यही सर क्या बच जाएगा, यही आपका बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस सी डी
टू बैलेंस सी डी कितना 10.80, टोटल आ जाएगा 19.80, टोटल आ जाएगा कितना 19.80। चलो जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वाला पोर्शन था इसमें, सच है जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी चलो मैंने आपको करवाया। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 बड़ी ईमानदारी के साथ आपने करना है, आप लोग करेंगे ना। 2 मैंने करवाए, 2 आपने किए, चारों क्वेश्चन करने का मतलब ऑल ऑफ सडन यू विल हैव ए ग्रेट फीलिंग कि सर अब कंफर्टेबल सही लग रहा है चैप्टर, नॉट ए बिग डील। हाँ, ये आप मुझसे प्रॉमिस लेने चाहिए, जैसा ये टॉपिक है वैसे ही वो 8 टॉपिक है जो आपने 8 टॉपिक लिस्ट आउट किए थे ना पहले दिन, जैसा ये टॉपिक है वैसे ही वो 8 टॉपिक है या उससे भी आसान बेशक। चलो जी, मूव ऑन। टॉपिक नंबर 1 को हमने पैक कर दिया इस एग्जांपल के साथ। क्या अकाउंट कैसे बना, एंट्रीज कैसे बनी, रिबेट कैसे निकली। चलो जी, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले आप 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर आप बात करते हैं सेकंड की। चेक कर लें एक बार, व्हाट शुड बी द सेकंड टॉपिक। हाँ जी, एक छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक में भी एक ही क्वेश्चन है तो हम उसको कर लेते हैं। डन। कलेक्शंस ऑफ बिल, इसी को वैसे आप डिस्कस भी इसी को कर रहे थे, डिस्कशन का पार्ट भी यही था और बुक में भी सीक्वेंस वाइज भी यही है। चलो जी, तो ये रहा, हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक। नेक्स्ट टॉपिक था बिल्स फॉर कलेक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है ना सर, नथिंग न्यू, इट इज द बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वही टॉपिक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन ये बस बिल सेंट का सेंट हमने गायब कर दिया तो एक टॉपिक बन गया हमारे लिए, क्या? बिल्स फॉर कलेक्शन। सर कुछ भी नया नहीं होने वाला है बस, लेकिन आज तक हम जितना भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पढ़ते थे ना सर, वो हम पढ़ते थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हमें ये टॉपिक जो डिस्कस करना है सर, आज हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, कंसीडर करें जब आप +1 में थे, एक बीआर आपके पास आया और आपने बड़े आसानी से या बड़े आराम से उसको कभी कभी कर लिया रिटेन, कभी कभी कर लिया डिस्काउंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी आपने कर दिया क्या? उसको एंडोर्स, और कभी कभी आपने उसको कर दिया क्या? कलेक्शन के लिए सेंट। ये अपना सी है, थोड़ा स्टाइलिश है, चलो थोड़ा ऐसा कर देते हैं, कलेक्शंस के लिए भेज दिया। बस अब यहीं से होता है कि जब एक कस्टमर अपने बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देगा तो सर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये हमें डिस्कस करना है। कंसीडर करें एक बंदा अपने बिल्स को बैंक में कलेक्शंस के लिए क्यों भेजता है, ठीक है ना, ताकि उसका जो फोकस है ना, फोकस वो अपने बिजनेस के ऊपर वापस हो जाए। ठीक है ना, अब सिंपल कीजिए कि मेरा नेचर ऐसा है अपने बिजनेस का कि आप बीआर में ही डील करते हैं, तो एक्चुअली होगा क्या, एक दिन ना नंबर ऑफ बीआर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अपना जो ध्यान है ना वो बीआर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। कब किसका ड्यू डेट आना है, कब किसका पैसा लेना है, कब किसी को रिमाइंडर डालने की जरूरत है कि नहीं है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने बैंकर से टाई अप करते हैं, भाई ये लो जी, ये हमारे बिल्स हैं, हम तो आपके पास भेज दिया करेंगे, इट इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टाइमली इनको पैसा कलेक्ट करो, मेरे अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस बैंक हमसे क्या चार्ज कर लेते हैं, बैंक हमसे चार्ज कर लेता है कमीशंस, जो कि कमीशन बैंक वालों के लिए क्या बन जाएगी, पीएल में इनकम बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है सर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर, कि आप अपना बर्डन, आप अपना कलेक्शन वाला काम हमें दें, हम आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करेंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बदले में आपसे छोटा मोटा क्या ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे। चलो जी, अब कंसीडर करें दूसरा पॉइंट। अब कंसीडर करें क्या, दूसरा पॉइंट, कि अगर मैं एसबीआई बैंक में जाऊं कि सर ये मेरा बिल है, कलेक्शन के लिए आप रखो, 5-7 दिन बाद इसका ड्यू डेट आएगा, आप कस्टमर से कलेक्ट करना, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, बदले में मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा। चलो जी, मैंने 10 रुपए उनको दे भी दिए, वो उनकी इनकम बन भी गई, पीएल में चली भी गई। अब आप ये बताएं, इस बिल्स फॉर कलेक्शन की, जो बिल बैंक के पास आया है कलेक्शन के पर्पज से,
उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए बैंक के पास। यानी बैंक सर उस बात की क्या एंट्री करेगा, हमारा टॉपिक ये है, हमारा टॉपिक कोई इनकम वाला है ही नहीं कि सर बैंक को क्या इनकम हुई, बैंक को जो इनकम हुआ वो होगा, बात खत्म। लेकिन हमें जो डिस्कस करना है ना, हमें जो डिस्कस करना है वो ये कि ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है, ये बैंक के लिए कोई एक्सपेंस है, ये बैंक के लिए कोई इनकम है, ये बैंक के लिए कोई एसेट्स है, या ये बैंक के लिए कोई लायबिलिटी है, या कुछ और, या कुछ और भी हो सकते हैं ना, या कुछ और। 5 ऑप्शंस हैं। चलो जी, आप लोगों को सोचना है कि ये बैंक के लिए क्या है। माइंड वेल, इसके बदले में जो कमीशन आ रहा है ना, इसके बदले में जो कमीशन आ रहा है वो क्या है, वो इनकम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कमीशन, कमीशन की बात ही नहीं कर रहे सर। आपा जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन की। ये बिल्स फॉर कलेक्शन बैंक के लिए क्या है। कंसीडर मैं बैंक हूं, मेरे पास एक बिल आया, तो मुझे करना क्या है सर, इस बिल के बदले में किसी से पैसा कलेक्ट करना है और किसी के अकाउंट्स में पैसा मुझे क्या करना है, क्रेडिट। दो ही तो बातें हैं ना, मेरा कुछ नहीं है भाई, मैंने किसी से लेना है और बदले में किसी को देना है, और उस पर्टिकुलर काम के लिए मुझे मेरे 10 रुपए मिल चुके हैं, मुझे मेरे 10 रुपए मिल चुके हैं। देखो भाई, छोटे लोग हैं, एग्जाम्पल भी अपने छोटे ही होते हैं, 10 रुपए तक के, ठीक है जी बात। तो लेकिन अब मैं उस बिल के बारे में सोचूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल मेरे लिए एक्सपेंस है क्या। सर हो ही नहीं सकता, इनकम, इनका तो मतलब ही नहीं बनता सर। अब बात बची एसेट्स की या लायबिलिटी की, तो ध्यान से देखो, ये बिल मेरे लिए लायबिलिटी कब बनेगा, ये बिल मेरे लिए लायबिलिटी बनेगा जब कोई पैसा मुझे दे देगा और उसके बाद मुझे अपने कस्टमर के अकाउंट में क्या करने हैं, क्रेडिट। लेकिन कोई मुझे देगा तो वो इफेक्टिवली मेरे लिए क्या है, एसेट्स भी है। इन रियल सेंस देखा जाए तो ये मेरे लिए ना तो एसेट्स है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस किसी से लेना है, किसी को देना है, बीच में आपका क्या है, मीडियोकर। या तो मैं 2 बातें बोलूं, पहली बात क्या, ये मेरे लिए एसेट्स भी है क्योंकि मुझे मिस्टर राम से लेना है, और सेकेंड टाइम ये मेरे लिए लायबिलिटी भी है क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट। यानी बात मुझे ऐसे ही बोलनी पड़ेगी, या तो मैं कहूंगा क्या कि जो भी बिल्स फॉर कलेक्शन आया है मेरे लिए एसेट्स भी है और फिर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी भी, या फिर मैं ये कहूं कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ना ये मेरे लिए एसेट्स है, ना ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ना ये मेरे लिए इनकम है, ना ये मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो 2 ही तरीके से मैं बात कर सकता था। अब अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से, भाई अपना कुछ नहीं है, ना एक्सपेंस है, ना इनकम है, ना एसेट्स है, ना लायबिलिटी है, ना कुछ और है, तो सर फिर बात आएगी आप क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, आप क्या रिकॉर्ड करेंगे। देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग, देयर विल बी नो। सर आपके लिए जब कुछ है ही नहीं, आप इन्हीं चीजों को तो रिकॉर्ड करते हैं ना, कैपिटल हो, ड्राइंग हो, खर्चा हो, इनकम हो, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, कुछ होगा तो आप रिकॉर्ड करोगे ना, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए बताएं, या तो सर नो रिकॉर्डिंग। लेकिन सर एक बात बताएं, जब आप किसी के लिए कोई चीज संभाल के रख रहे हैं तो कल को 100 बातें हैं सर, चीजें मिसप्लेस भी होती है, आपको रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखना होता है, आपको सर कुछ ना कुछ रफ रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ रफ रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कल को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है मैंने बैंक को बिल दिया हो 5,000 रुपए का और मैं जाके बोलूं भाई मैंने 7,000 रुपए का बिल दिया था, आपने तो केवल 5 कलेक्ट किए हैं। सर कल को ऐसी ऐसी 100 दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्यों ना मैं एक रफ लेजर लगा लूं, इतने बिल आए, इतने बिल आए, इसमें से इतने कलेक्ट हो चुके हैं, इतने कलेक्ट होने क्या है बाकी। सर इससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेरे पास रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप समझें कि हम ना 2 पहले वाली अप्रोच से नहीं जाएंगे कि कुछ भी नहीं है, बल्कि हम जाएंगे किस अप्रोच से कि ये बिल्स फॉर कलेक्शन मेरे लिए एसेट्स भी है, मेरे लिए लायबिलिटी भी है। सेम एंट्री कर दूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, एसेट्स भी है, लायबिलिटी भी है। चेक करें किस तरीके से, देखो ना, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 ही रूट हो सकते थे, या तो मैं कुछ भी ना मानूं, ना खर्चा ना इनकम, बात खत्म सर। लेकिन उसमें क्या होगा सर, रिकॉर्ड रखना आपकी जिम्मेवारी है। जब चीज आपके पास आई तो रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या हुआ कि सर जैसे ही मेरे पास एक बिल्स आया कलेक्शन के लिए, मैंने उसको एसेट्स मान लिया, वाह कि भाई किसी से पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही एसेट्स माना, सेकंड थॉट क्या आई, भाई किसी का पैसा देना भी है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तो मुझे जो एंट्री पास करनी चाहिए, मुझे जो जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए वो क्या, व्हेन द बिल्स रिसीव्ड
फॉर कलेक्शन। मान लिया जाए कि मुझे 1,00,000 रुपए का बिल मिला है कलेक्ट होने के लिए, तो मुझे जनरल एंट्री करनी चाहिए बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट। एक लाख ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, एसेट्स, कि मैं इस 1,00,000 को क्या मान रहा हूं, एसेट्स मान रहा हूं। सेकंड टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टू बिल्स फॉर कलेक्शन। लाइबिलिटी, टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी। सर एंट्री तो कॉन्ट्रा ही है, क्यों, आपका कुछ है ही नहीं सर रोल। इस 1,00,000 में आपका कोई भी रोल नहीं है और किसी भी तरीके से आपका कोई रोल यहां पर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवली आपने यहां पर क्या कर दिया सर, यहां पर आपने एक कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री, बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट 1,00,000 टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी कितना, 1,00,000। चलो जी, 7 दिनों बाद, 7 डेज लेटर, इसमें से मैं कहता हूं क्या, 1,00,000 है ना, 25,000 रुपए के बिल मैच्योर्ड हो गए और ऑनर्ड हो गए, नॉट डिसऑनर्ड, ये क्या हो गए, ऑनर्ड। यानी इस 1,00,000 में से 25,000 मेरे हाथ में आए और मैंने अपने कस्टमर के अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट। तो सर अगर इफ बिल इज ऑनर्ड तो एंट्री शुड बी बिल्स फॉर कलेक्शन। आप देखिए ना, इस 25,000 से क्या हुआ, एक आपकी एसेट्स कम हो गई, ऊपर से आपने अपने कस्टमर के खाते में डाल दिया तो आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी, क्या सर, लाइबिलिटी डेबिट कितना, 25,000 टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स 25,000। देख लीजिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सर हो कुछ नहीं रहा, पूरे टॉपिक में कॉन्ट्रा एंट्री चलेगी, क्यों, आपका कोई रोल है ही नहीं सर, आप मीडियोकर हो, पैसा आया आपने लेके किसी को दे दिया, बात खत्म, बात खत्म। तो सर जब 25,000 के बिल ऑनर्ड हो जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, 10 डेज लेटर, 10 डेज लेटर कुछ बिल, 15,000 रुपए के बिल क्या हो गए, डिसऑनर्ड। चलो रे बालको, अब सोच के बताओ, अगर 15,000 रुपए के बिल डिसऑनर्ड हो गए तो क्या एंट्री होगी, अगर 15,000 रुपए के बिल डिसऑनर्ड हो गए तो क्या एंट्री होगी, ये आपको सोच के बताना है। सर एंट्री क्या होगी, उससे भी वही होगा, चाहे ऑनर्ड हो चाहे डिसऑनर्ड हो, मेरा कोई रोल ही नहीं है भाई। उससे 25 मिले तो 25 सामने वाले को दे दिए, उसके पास में लेने गया, उसने मना कर दिया तो मैंने अपने कस्टमर को मना कर दिया, तो एंट्री विल बी द सेम, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी डेबिट 15,000 टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स 15,000। यानी आप समझे सर, बिल का ऑनर्ड होना या बिल का डिसऑनर्ड होना बैंक की एसेट्स लाइबिलिटी रियल मैटर में जो है ना उसको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। मानो इस बिल के लिए भी कुछ कमीशन लिया होगा, इसके लिए भी कमीशन लिया होगा, बैंक का इनकम सेफ है। क्यों, अगर बिल डिसऑनर्ड भी हो रहा है तो सर इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। तो सिंपल सी 2 ही एंट्री होनी है सर, एंट्री तो एक ही आप माने, जब बिल लिखा गया या जब बिल बैंक के पास आया तो उनके लिए एसेट्स बन गई और लाइबिलिटी बन गई। जैसे ही वो ऑनर्ड होंगे तो भी एसेट्स लाइबिलिटी दोनों चीजें कम, जैसे ही वो डिसऑनर्ड होंगे तो भी दोनों चीजें एसेट्स और लाइबिलिटी कम, और रिमेनिंग इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस बच जाएगा बैंक के पास कितना, 1,00,000 के बिल आए थे। देखो अब हिसाब रह गया ना मेरे पास कि 1,00,000 का बिल मेरे पास कलेक्ट होने के लिए आया, जिसमें से 25 कलेक्ट हो चुके हैं, 15 डिसऑनर्ड हो चुके हैं, 40,000 और इन टोटल 60,000 का बैलेंस बैंक को अपनी बुक्स में दिखेगा। किस नाम से, बिल फॉर कलेक्शन के नाम से एसेट्स वाली साइड में भी, और बिल फॉर कलेक्शन कौन सी साइड में, लाइबिलिटी वाली साइड में भी। तो दोनों तरफ से बैंक को ये चीज दिखने वाली है क्या कि सर उनके पास बिल्स फॉर कलेक्शन। अब आप एक बात बताएं, तरीका तो वही है, आप कुछ भी रिकॉर्ड ना करते ना तो भी काम चल जाता था। अच्छा अब इसका देखिए बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ना कोई इफेक्ट पीएल पे पड़ा, ना कोई इफेक्ट इस बात का बैलेंस शीट में पड़ेगा, किसी भी जगह पर किस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस मेयर एंट्रीज हो गई। और इस मेयर एंट्री की वजह से क्या हो गया, जो अपने रिकॉर्ड है ना वो थोड़े से मेंटेन हो गए, ताकि कल को कोई आके अपने से रॉन्ग ब्लेम नहीं कर सकता, मैंने इतना बिल दिया था, मेरा इतना आ चुका है या इतना नहीं आया। मेरे पास हर चीज का क्या हो गया, रिकॉर्ड, अपने आप को थोड़ा सा मैंने प्रोटेक्ट किया है इस बात के साथ। तो आज के सेशन में ना आप इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट सेशन में आते ही सबसे पहले इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे और फिर एज यूजुअल मूव ऑन करेंगे। मुझे लगता है कि आप ठीक एक रीजनेबल स्पीड से जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो आपका काम है इस लेक्चर को प्रॉपरली एक्सेस करें, इसके कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठाएं कि क्या हो रहा है। चलो जी, इन्हीं वर्ड्स के साथ आज की क्लास को आप क्या करते हैं, द एंड करते हैं। गुड बाय फॉर टुडे।